आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे मोशन, गति को। पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। बिना देरी करे हुए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, मोशन को। इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक पार्क में। हम आ गए एक पार्क में। यहाँ देखिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बच्चा और बर्ड्स में गति हो रही है, इनमें मोशन हो रहा है। आखिर हमें पता कैसे लगता है कि कोई व्यक्ति या फिर वस्तु गति कर रही है? तो इसका सीधा सा एक उत्तर है, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है या फिर कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो गति कर रहा है वो अपने स्थान में परिवर्तन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु गति की अवस्था में है। तो हम गति को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थान में परिवर्तन करे तो वो कहलाता है गति, और ये परिवर्तन होता है समय के साथ। समय जैसे जैसे बढ़ता है उस वस्तु की स्थिति में कुछ परिवर्तन आने लगता है। देखिए जैसे यहाँ ये बच्चा अभी दौड़ रहा है, समय के साथ साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये गति की अवस्था में है। तो गति की अवस्था के लिए समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो वो वस्तु कहलाती है गति की अवस्था में। लेकिन क्या हमें समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन होने से ही ये पता लग जाता है कि वो मोशन में है या फिर नहीं? गति इतनी आसान नहीं है कि हम केवल समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और हम कह दें कि वो गति की अवस्था में है, तो ऐसा बता पाना कई बार संभव नहीं भी है। इसके लिए हम चलते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। हम आगे एक प्लेटफॉर्म पर, देखिए यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है। यहाँ पर को जो ये पैसेंजर्स हैं जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि ये स्थिर है, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए पैसेंजर्स को ये लगता है कि ये जो ट्रेन है इसके साथ ये जो लोग हैं ये भी गति कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो वस्तु उसी समय स्थिर भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर को इन व्यक्तियों को लगता है कि हम दोनों स्थिर हैं, लेकिन इसी समय ये जो बाहर से बैठे हुए लोग हैं इस ट्रेन को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि ये सब गतिशील हैं। और वहीं अगर कोई व्यक्ति बाहर देखे, ट्रेन से अगर कोई बाहर देखे तो उन्हें ये लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए लोग हैं ये पीछे की ओर को गति कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम पाते हैं कि वो गति कर रही है, और इस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं निर्देश बिंदु या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि गति के लिए समय का होना भी आवश्यक है और किसी एक निर्देश बिंदु का होना भी आवश्यक है। जब गति होगी तो क्या होगा? देखिए जब भी गति होगी तो उससे कुछ दूरी तय की जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि ये दूरी क्या है। इसके लिए फिर से हम आगे एक पार्क में, यहाँ पर देखिए दो बंदर हैं। इनमें से जो पहला बंदर है वो कुछ इस प्रकार से गति करता है, वो कुछ इस प्रकार से जाता है और यहाँ आके रुक जाता है। हम अगर इसके पाथ को ड्रॉ करें, हम इसके रास्ते को अगर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहाँ से आया, यहाँ के रुक गया। ये जो बंदर है इसके द्वारा जितने भी इस रास्ते की लंबाई को तय किया गया ये कहलाती है दूरी। तो हम दूरी किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा जो रास्ता तय किया जा रहा है, जो पथ तय किया जा रहा है, उसकी कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन उसी समय ये जो दूसरा बंदर है ये कुछ ऐसा करता है, एक शॉर्टकट ले लेता है। उसी जगह जाने के लिए ये एक शॉर्टकट ले लेता है कुछ इस प्रकार से। देखिए इसने भी स्टार्ट वहीं से किया था और एंड भी उसी पॉइंट पे किया, लेकिन इसने एक शॉर्टकट लिया। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक शॉर्टकट ले लिया। ये जो शॉर्टकट है यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता ही विस्थापन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाने वाली है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो अब आप समझ चुके होंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। अब हम चलते हैं एक सिटी में और इस दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई कार जो कि है 10 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है इसके माइलस्टोन में, अब ये आगे बढ़ती है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये कार आगे बढ़ रही है और यहाँ जाके ये रुक जाती है 6 किलोमीटर जहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की वो कितनी है, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो वो दूरी हो जाने वाली है यहाँ इस 10 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर के माइलस्टोन तक, और वो हो जाएगी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस।
और अगर हम इसके विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसका क्या? देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। केवल एक ही रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं और वो है ये वाला जिससे ये कार गई है। तो हम कहेंगे कि इसका विस्थापन भी अभी दूरी के बराबर ही होने वाला है और वो भी है 4 किलोमीटर। तो हम यहाँ ये समझ गए कि दूरी और विस्थापन का जो मान है वो समान हो सकता है। जितनी दूरी हो उतना ही विस्थापन भी हो सकता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होगा? इसके लिए हम समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल को। देखिए, अब इस कार ने फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। ये यहाँ से चलती है और फिर से जाती है 6 किलोमीटर के माइलस्टोन तक। फिर इसके ड्राइवर को याद आता है कि मुझे तो अभी इसमें पेट्रोल डलवाना है, तो ये यहाँ से यू टर्न लेता है और यहाँ से फिर से चलता है और आता है पेट्रोल पंप पर और यहाँ आके रुक जाता है। अब देखिए, इसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो कितनी है? देखिए, वो दूरी होने वाली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके कुल रास्ते की लंबाई, और ये फिर वापस आया है यहाँ पे तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये है और ये हो जाने वाली है 4 किलोमीटर यहाँ से और 2 किलोमीटर फिर ये पीछे को आया, तो 4 + 2 6 किलोमीटर। और यहाँ आपने देखा कि जब कार ने यहाँ लेफ्ट टू राइट ट्रैवल किया और जब राइट टू लेफ्ट ट्रैवल किया तो दोनों ही स्थिति में आपने दूरी को ऐड किया, या हम कहें कि दिशा का इस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें पता है कि जो न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, वो दूरी है, देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया था और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है ये। तो इसके बीच की जो दूरी है वो कहलाने वाली है डिस्प्लेसमेंट और वो है यहाँ पर को 2 किलोमीटर्स। तो कुछ इस प्रकार से विस्थापन और दूरी अब की बात अलग अलग आई। देखिए, यहाँ पर को जो दूरी है वो तो आगे 6 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन आया 2 किलोमीटर। अब क्यों आया विस्थापन 2 किलोमीटर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अब 2 किलोमीटर ही रह गई। और यहाँ आपने एक चीज और सीख ली होगी कि दूरी पर तो दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, दूरी जब हम चाहे लेफ्ट टू राइट गए और राइट टू जब लेफ्ट आए तब भी दूरी ऐड हुई। यहाँ से 4 किलोमीटर इधर को गए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमारे 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर ये पहली कंडीशन में जब आपने अभी देखा था जब कार लेफ्ट टू राइट ही गई थी केवल, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर था, लेकिन अब ये 2 किलोमीटर बैक आई है, तो यहाँ पर को ये जो विस्थापन हो गया है वो हो गया 2 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन पर दिशा का प्रभाव भी पड़ा है कि एक दिशा में तो बढ़ रहा था, लेकिन जब दूसरी दिशा में हम उसकी विपरीत दिशा में आए तो ये घटने लगा। एक दूसरे एग्जाम्पल से और हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब की बार देखिए, कार इसी जगह पर थी, यहाँ से ये फिर से स्टार्ट हुई और आगे को बढ़ गई, यहाँ आई और ये यहाँ पर आके फिर से रुक जाती है। और इसके बाद कार ने यू टर्न लिया और यहाँ से ये फिर वापस होके आ गई है कुछ यहाँ पर को पेट्रोल पंप है। अब की बार देखिए, जो कार का स्टार्ट पॉइंट था वो था यहाँ से, इस पेट्रोल पंप से कार ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से जो डिस्टेंस इसने पहले ट्रेवल की यहाँ को, और फिर ये वापस आ गई कुछ इस दिशा में लेफ्ट टू राइट। तो अब जो डिस्टेंस होने वाली है वो हो जाने वाली है 4 किलोमीटर। 2 + 2 4 किलोमीटर। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या? यहां पर को डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहां पर को, क्योंकि यहां पर को स्टार्ट पॉइंट यहीं पर था और ये फिर से वापस आके यहीं रुक गई है, तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट हो जाने वाला है 0, क्योंकि इसकी स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में अब कोई शॉर्ट डिस्टेंस बची ही नहीं है, इसलिए ये हो जाने वाला है 0। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या हो अगर ये अपने स्टार्ट पॉइंट से कुछ इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगे। तो देखिए, ये कार यहाँ से कुछ आगे को बढ़ी है कुछ इस प्रकार से और ये यहाँ आके रुक जाती है। तो आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे आके रुकी थी और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ गई, तो डिस्टेंस भी बढ़ गई, तो ये हो गया टोटल 6 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? विस्थापन देखिए, यहाँ पर को क्या 2 - 2 0 ही होगा या फिर कुछ और होगा? अब यहाँ देखिए, आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ये रहा और जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है, तो अब इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हो जाने वाली है 2 किलोमीटर और ये होने वाली है माइनस में, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपने इस स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में कार ने ट्रैवल किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाने वाला है -2 किलोमीटर। तो हम सीख चुके हैं कि जो डिस्टेंस है
वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। देखिए यहाँ पर को माइनस में नहीं आएगी डिस्टेंस, वो है प्लस में ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। और इसके साथ ही हमने ये भी देख लिया कि जो दूरी है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, वो शून्य नहीं हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो या फिर शून्य हो सकती है। चलिए अब तक हमने क्या क्या सीखा, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन की अगर हम बात करें तो दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और हमने जाना कि दूरी में केवल परिमाण होता है। अब ये परिमाण क्या है? ये परिमाण होता है अंकीय मात्रा, किसी भी भौतिक राशि की अंकीय मात्रा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो कहलाती है परिमाण। जैसे 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर हम कहते हैं तो वह है परिमाण। दूरी में केवल परिमाण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कहते हैं 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, हमने कहा कि 4 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये हुआ उसका परिमाण। लेकिन अगर हम कह दें 4 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय की, ये हो गया परिमाण के साथ दिशा। और ये जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में। विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं। अगर हम कहें कि 4 किलोमीटर किसी कार ने दूरी तय की तो वह है सिर्फ परिमाण, और अगर हम कह दें वहीं पर कि किसी कार ने 4 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय की तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अगली बात जो हमने जानी वो जानी कि दूरी एक अदिश राशि है। अब ये अदिश क्यों है? देखिए यहाँ पर को अभी आपने जाना था कि दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूरी में दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चाहे लेफ्ट टू राइट जाए या फिर राइट टू लेफ्ट। हमने देखा कि दूरी हमेशा बढ़ रही है, जबकि विस्थापन एक है सदिश राशि, यह है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आपने देखा था कि विस्थापन अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो बढ़ रहा था, लेकिन अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे थे तो विस्थापन घटा था, एक बार जीरो भी हुआ था और माइनस में भी आ गया था। तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो सदैव धनात्मक होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करते हैं, हम इसके अगर यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट दूरी की होती है मीटर, और विस्थापन की ऐसा यूनिट भी है मीटर। तो कुछ इस प्रकार से आपने दूरी और विस्थापन में अब तक डिफरेंस जान लिया होगा। अगर आपने अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया है तो चलिए इनको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से विस्थापन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं, यह शून्य हो सकता है, यह सदैव धनात्मक होता है, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या फिर कम हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है उसको जानने के लिए हम करते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। देखिए विस्थापन की जो विशेषताएं हैं पहले हमें ये जानना होगा। विस्थापन की विशेषताएं आपने देखी थी कि ये एक सदिश राशि है, और इसके बाद इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हैं। तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। अब देखते हैं क्या अब आप क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विस्थापन की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाने वाला है यह सदैव धनात्मक होता है। ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब देखते हैं आज का हम सेकंड क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसको समझने के लिए पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो हमने मान लिया ए पॉइंट से वो चला और 4 मीटर पूर्व दिशा की ओर चला, और इसके बाद वो 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। यहाँ से ये 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो हमें मिल गया एक सी पॉइंट। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो दूरी होने वाली है ए, बी और सी की जो टोटल इस लेंथ है, जो ए से लेकर के सी तक की टोटल लेंथ है, वो हो जाने वाली इसकी दूरी, डिस्टेंस। तो वो होगी 4 + 3 7 मीटर। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की तो वो क्या होगा यहाँ पर। देखिए ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इसका हो जाने वाला है डिस्प्लेसमेंट, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए सी। ये बन गया यहाँ पर कोई एक राइट एंगल, एक समकोण बन गया है। और यहाँ पर को हमें जो ए सी है इसे हम कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। हमें जब कर्ण ज्ञात करना हो, हमें जब हाइपोटेनस ज्ञात करना हो
तो हम करते हैं इस बेस का स्क्वायर, बेस मीन्स आधार का स्क्वायर, और इस परपेंडिकुलर, इस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ये जो बेस है इसका स्क्वायर कर लीजिए, और जो ये परपेंडिकुलर है, ये जो इसका लंब है, इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये हो जाने वाला है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये होगा 16 + 9, और ये हमने लिया है √16 + 9, तो ये हो गया √25। तो √25 की वैल्यू आ गई 5। तो ये कुछ इस प्रकार से AC की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वह यहाँ पर को 5 मीटर। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप राइट एंगल अगर बन रहा हो, वहाँ पर कोई समकोण बन रहा हो, तो वहाँ पर को आपने आधार और लंब का स्क्वायर कर लेना है और उसे ले लेना है अंडर रूट में। बस बन गया आपका क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाने वाला है डिस्टेंस 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। अब बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर को। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये फिर से एक न्यूमेरिकल है। एक व्यक्ति 8 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 6 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, पुनः 12 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 9 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए फिर से हमें ड्रॉ करना होगा इसका पाथ। तो कुछ इस प्रकार से आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 8 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पहले ए से वो चला 8 मीटर और इसके बाद 6 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला, 6 मीटर उत्तर दिशा की ओर आ गया, बी पॉइंट से हमारा 6 मीटर ऊपर को बढ़ गया। इसके बाद फिर से ये 12 मीटर चलता है पूर्व दिशा की ओर, देखिए यहाँ से आया ईस्ट की ओर को, ये 12 मीटर आया, और इसके बाद फिर से ये 9 मीटर उत्तर दिशा की ओर को चलता है कुछ इस प्रकार से। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आप दूरी तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप उसके लिए जो ए से लेकर के ई तक की कुल दूरी है इसे आप जोड़ लीजिए, तो वो हो गई दूरी। तो वो कैसे निकलेगी, वो है 8 + 6 + 12 + 9, जो आ गई 35 मीटर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका एंडिंग पॉइंट है, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी और जो उसकी अंतिम अवस्था है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कहलाने वाली है विस्थापन, और वो हो जाने वाली है कुछ इस प्रकार की। ये देखिए एक लाइन हमने जब ड्रॉ की तो वो मिली हमें ए, सी और ई। तो ये जो है इसका शॉर्टेस्ट लेंथ है ए से लेकर के ई तक पहुंचने का, और यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर को हमारे पास दो राइट एंगल हैं, दो समकोण हैं। पहला है ए बी सी और दूसरा है सी डी ई। तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बहुत आसानी से निकल सकता है। पहले हम इस राइट एंगल की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे पास है AC डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसका हाइपोटेनस, इसका कर्ण, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर कर दें अगर हम, तो वो हो जाने वाला है 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, और जब हमने इसे ऐड किया तो वो आ गया 100 और ये वैल्यू आ गई 10 मीटर। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वो है C से लेकर के E तक का। तो इसे निकालने के लिए हम CE जो हाइपोटेनस है उसको निकालने के लिए फिर से हम ले लेते हैं √CD का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। तो ये हो जाने वाला है 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो वो वैल्यू आ गई 225 और ये आ गया 15 मीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है 25 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से जो व्यक्ति है अगर ए से ई तक पहुंचता है तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो है 35 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 25 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है 35 मीटर के डिस्टेंस और 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। वो रहा, एक गतिशील वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, आधे चक्कर के बाद वस्तु का विस्थापन होगा। ऑप्शंस रहे A 0, B 2πr, C πr और D 2r। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए वस्तु माना एक सर्कुलर पाथ पर कुछ इस प्रकार से मोशन कर रही है। माना ये पॉइंट A से गति करना स्टार्ट करती है और आपसे कहा गया है कि आधे चक्कर के बाद वस्तु का विस्थापन कितना होगा ये बताइए। तो ये A से स्टार्ट करा इसने और ये पहुंच गई है यहाँ पर को एक पॉइंट पर जो मिला हमें यहाँ पर, और ये पॉइंट हमने दे दिया इसका नाम B। तो देखिए यहाँ से वस्तु ने मोशन करना शुरू करा और वो पहुंची यहाँ पर B पॉइंट पर। देखिए डिस्प्लेसमेंट हो जाने वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
जो सबसे न्यूनतम दूरी है इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की, और वो है ए बी, ए से लेकर के बी तक की दूरी। और आप बता सकते हैं कि ये ए बी क्या है, तो ये है वृत्त का व्यास, डायमीटर है। यह है डायमीटर यानी कि रेडियस का डबल, तो ये हो जाएगा 2r। यह रेडियस त्रिज्या और त्रिज्या का दुगना व्यास डायमीटर। तो आधे चक्कर के बाद यहाँ पर को जो इसका विस्थापन हो जाने वाला है वो है 2r। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है वो हो गया 2r। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक गतिशील वस्तु 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। आधे चक्कर के बाद वस्तु की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है। एक 7 मीटर त्रिज्या वाला आपको जो रेडियस दिया गया है सर्कल का वो है 7 मीटर, और आपने बताना है कि हाफ राउंड के बाद उसका जो डिस्टेंस है और वो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए माना वस्तु ए से चल रही है और वो फिर से पहुंची है हाफ सर्कल के बाद इस पॉइंट पर जो कि है बी पॉइंट, कुछ इस प्रकार से। अब आपसे कहा गया है कि यहाँ पर को पहुंचने में इसके द्वारा जो कुल दूरी तय की गई पहले वो बताइए, और उसके बाद आपने बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए दूरी जो तय की गई है इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो परिधि है उसका ठीक आधा अगर हम कर दें तो ये दूरी हमें मिल जाने वाली है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और अगर हम उसका आधा कर दें तो वो मिल जाने वाली है हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो हमने लगा लिया दूरी जो पथ की लंबाई है वो हो जाने वाली 2πr/2। तो यहाँ पर हो जाने वाला है 2 से 2 कैंसिल और बच गया हमारे पास πr। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं होती है 22/7, 22/7। इसको हमने इसके रेडियस, इसकी त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाने वाला है 7 से 7 कैंसिल, और हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 22 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा ए से बी तक पहुंचने में जो दूरी तय की गई वो है 22 मीटर। और अगर हम वहीं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अभी भी आपने देखा था कि हाफ राउंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो किसी सर्कल का तो वो फॉर्मूला बन जाने वाला है 2r, वृत्त का व्यास, डायमीटर जो है उसका, वो ही उसकी हाफ सर्कल की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर को जो r है, जो त्रिज्या है, वह है 7 मीटर, तो इसका आंसर आ जाने वाला है 14 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है 22 मीटर की डिस्टेंस और 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। आज की क्लास को हम यहीं पर लास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे चाल, वेग और त्वरण के बारे में।